नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज़ खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा को काफ़ी सफल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा संपन्न हो गया है। इस दौरान उन्होंने जहां क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। पीएम मोदी ने अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों को तो संबोधित किया ही, साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी अपना वक्तव्य दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुडा लैंड स्कैम मामले में सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के राज्यपाल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्होंने सिद्धारमैया के खिलाफ आरोपों की जांच की अनुमति दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से गलत तरीके से जमीन हासिल करने के मामले पर लंबे समय से आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को वो राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं। हाईकोर्ट से राहत न मिलने और उनके खिलाफ कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद सिद्धारमैया इसे भाजपा और जेडीएस की साजिश करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कानूनी विशेषज्ञों और मंत्रियों से इस बारे में चर्चा करूंगा और आगे का फैसला लूंगा। कर्नाटक के सीएम के इस भ्रष्टाचार के मामले पर भाजपा लंबे समय से पूरे राज्य में आंदोलन चला रही है। बीजेपी का कहना है कि कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाईकोर्ट द्वारा सिद्धारमैया की अर्जी खारिज करने पर कहा कि ये कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर करारा तमाचा है। उन्होंने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है। भाजपा नेता सीटी रवि ने भी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सिद्धारमैया को एक भ्रष्ट नेता बताया और कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाईकोर्ट ने मुडा केस में सिद्धारमैया की अर्जी खारिज करने के मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता कि सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम बने रहें। मुडा मामले में घिरे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सीएम के इस्तीफा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाईकोर्ट ने मुडा केस में सिद्धारमैया की अर्जी खारिज करने के मामले को लेकर कर्नाटक सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि हमें कानून पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर वो डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाएंगे। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच को मंजूरी दिए जाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सिद्धारमैया को लेकर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए जिला रियासी में मतदान कर्मी वोटिंग मशीन के साथ अपने अपने मतदान स्थलों के लिए रवाना हो गए हैं। गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले रियासी जिले में मतदान होना है। हिंसक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मतदान अधिकारियों का नदियों और पहाड़ों को पार करके मतदान स्थल तक पहुंचने का क्रम जारी है।
दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और वाहनों की जांच की जा रही है। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों के बीच तीसरे चरण के लिए सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बार जम्मू संभाग में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री और स्टार प्रचारक नितिन गडकरी की कठुआ, उधमपुर और जम्मू में रैली हुई, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को मतदान होना है। जम्मू कश्मीर में करीब 15,000 से अधिक कश्मीरी प्रवासी मतदाता दूसरे चरण के चुनाव के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में बनाए गए 24 विशेष मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस अपनी दिग्गज नेता और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताई है। सुरजेवाला ने कहा कि हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, अंतिम फैसला राहुल गांधी और खड़गे का होगा। हरियाणा में सभी दलों के चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। कांग्रेस की तरफ से हुड्डा परिवार ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा के सभी बड़े नेता हरियाणा के प्रचार में उतर गए हैं और जनता से मोदी सरकार के कल्याणकारी योजना के दम पर जनादेश मांग रहे हैं। भाजपा नेताओं का साफ कहना है कि कांग्रेस ने दलित नेताओं का हमेशा अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा में प्रचार के दौरान कहा कि हरियाणा में भाजपा को तीसरी बार स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस चाहती है कि बिना योग्यता के नौकरी दी जाए और हम योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं। नई दिल्ली में 21वें इंडो अमेरिका इकोनॉमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाले उद्योगों को पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक एक्सप्रेस वे के लिए सम्मानित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिकी दूतावास में मिशन के उप प्रमुख जॉर्गन के एंड्रयूज ने कहा कि वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के बीच संबंध अधिक प्रगाढ़ और सशक्त हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस यानी कि एसओसाई की 16वीं सभा की बैठक का उद्घाटन किया। इस वर्ष की सभा का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने 2024 से 2027 के कार्यकाल के लिए एएसओएसएआई की अध्यक्षता संभाली है। इस सम्मेलन में पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाएं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें विशेष रूप से स्वतंत्र सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के लिए भी एक आदर्श होना चाहिए। भारतीय तटरक्षक बल के कमांडरों का 41वां सम्मेलन 24 से 26 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को तटरक्षक मुख्यालय में कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने वरिष्ठ तटरक्षक कमांडरों के साथ राष्ट्रीय और समुद्री सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। ये सम्मेलन समुद्री सुरक्षा के पूरे स्पेक्ट्रम में सभी सेवाओं के बीच सहयोग को बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 7 दशक पहले जो सपने देखे थे उन्हें साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जूस, दाल और रोटी जैसी खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के पूसा में किसान संगठनों से मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के कई सुझाव आए हैं, जिस पर अधिकारियों के साथ चर्चा कर निर्णय लेंगे। पराली जलाने के विषय पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को जागरूक कर इसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम रांची में तैयारियों का जायजा ले रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में हुई इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। चुनाव आयोग की टीम ने सभी से चुनाव तैयारियों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश और सुझाव दिए हैं। इससे पहले सोमवार को आयोग ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों, सीईओ की टीम और एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ भी बैठक की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने महिला आयोग के सदस्यों से अपील कर कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाए, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत के मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सवाई माधोपुर में 40 मीटर लंबे कवच टावर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे की कवच प्रणाली का भी निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और रेल रक्षा दल और उपकरणों का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है और पीएम मोदी के विजन को साकार किया जा रहा है। नई दिल्ली से गया की ओर जा रही महाबोधि एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से जैसे ही आगे बढ़ी, उसके बाद कुछ आगे जाने पर ट्रेन पर बड़ी संख्या में अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। आरपीएफ इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तलवार केन्या के मोम्बासा पहुंच गया है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना, रचनात्मक सहयोग और पारस्परिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पुलिस ने इंटरनेशनल जाली नोटों का कारोबार करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 10 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड सपा पार्टी से जुड़ा एक नेता था। पुलिस ने सपा नेता और उसके गैंग के सदस्यों के पास 5,62,000 के जाली नोटों के साथ कई अन्य सामान बरामद किया है। पंजाब में पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग से जवाब मांगा है। इस मामले में जस्टिस अभय ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई करने का आश्वासन दिया है। एक छोटा सा ब्रेक। बार हम बार कर देती है तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले।
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी वजूखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराए जाने की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट में दलीलें पेश करते हुए कहा कि शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का भी सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन स्थानीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन के अंत में सेंसेक्स 14 अंक कमजोर होकर 84,914 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर हुई खरीद बिक्री के बाद कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन निफ्टी मामूली 1 अंक बढ़कर 25,940 अंक के स्तर पर बंद हुआ। स्थानीय शेयर बाजार उठापटक का प्रभाव रुपये पर भी देखने को मिला। मंगलवार को रुपया 11 पैसे की गिरावट के साथ 83.65 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर ताशकंद में हैं। वित्त मंत्री ताशकंद में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस यूटिलिटीज फॉर नेट जीरो अलायंस में शामिल हो गई है। दोनों कंपनियों ने संयुक्त बयान में इस बात की जानकारी दी। निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो ने सरकार से कर्ज प्रवाह बढ़ाने के लिए ब्याज सहायता योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का आग्रह किया है। जीएसडब्ल्यू समूह ने उन तमाम दावों को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि समूह ओडिशा से अपनी प्रस्तावित 40,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक वाहन परियोजना को वापस ले रही है। भारतीय स्टेट बैंक को भारतीय उद्योग जगत से 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की मांग मिली है। बैंक चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एक बयान में इस बात की उन्होंने पुष्टि की है। देश की एक और एयरलाइन आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार है। शंख एयर को परिचालन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। कर अधिकारियों ने जीएसटी के तहत करीब 10,700 फर्जी पंजीकरण का पता लगाया है, जिनमें 10,179 करोड़ रुपए की कर चोरी शामिल है। केंद्र सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट सहित कुछ आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए मौजूदा मंजूरी व्यवस्था को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। चीन के सेंट्रल बैंक ने देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बैंक ने आरक्षित नकदी की मात्रा में कटौती करने, प्रमुख ब्याज दर में कमी करने समेत कई मुद्दों पर प्रभावी निर्णय लिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए लेबनान स्थित उसके कई ठिकानों को लगातार निशाना बनाया है। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले राजधानी बेरूत के इलाकों पर हवाई हमले किए। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में हुए ताज़ा हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 घायल हैं। हवाई हमलों में आमतौर पर व्यस्त रहने वाले घोबेरी इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि लेबनान की ओर से अफूला और उत्तरी इजराइल की घाटियों पर हमले के जवाब में उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के और भी कई दर्जन ठिकानों को निशाना बनाया है। आईडीएफ के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके अलावा उसने इन इलाकों में रॉकेट लॉन्चर भी दागे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर इब्राहिम कुवैसी की मौत हो गई है। कुवैसी हिजबुल्लाह रॉकेट डिवीजन का प्रमुख बताया जा रहा है। इस बीच लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा है कि अब वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने न्यूयॉर्क जा रहे हैं। पहले मिकाती ने इजरायली हमलों के मद्देनजर न्यूयॉर्क की यात्रा रद्द कर दी थी। उधर इजरायली सेना ने कहा है कि उसे भरोसा है कि उसने हथियारों के गोदाम वाली इमारतों पर हमला किया है। इससे एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के बंदरगाह शहर हाइफा और 2 और जगहों पर रॉकेट से हमले करने का दावा किया था।
एक दिन पहले इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1300 से अधिक ठिकानों पर हमले किए, जिसमें 558 लोगों की मौत हो गई। हमले में 1800 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने लेबनान के लोगों से कहा कि इजराइल का युद्ध लेबनान के आम लोगों के साथ नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। नेतन्याहू ने संकट की घड़ी में इजराइल के लोगों से एकजुट रहने की अपील की है। इजराइल ने हाल ही में लेबनान सीमा पर रह रहे लोगों को इलाका खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी जारी की थी। इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास से जारी संघर्ष के बीच एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी है। इजराइल ने रक्षात्मक उपाय अपनाते हुए पूरे देश में 30 सितंबर तक स्पेशल होम फ्रंट सिचुएशन की घोषणा की है। वहीं इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष को लेकर वैश्विक नेताओं और संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया है। फ्रांस के विदेश मंत्री लेबनान पर सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध कर रहे हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजराइल पर पश्चिम एशिया में एक बड़े युद्ध को भड़काने और तेहरान को एक बड़े संघर्ष में धकेलने के लिए जाल बिछाने का आरोप लगाया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि वो लड़ाई नहीं चाहते हैं। इजराइल सभी को युद्ध में धकेलने और क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा है जहां वो जाना नहीं चाहते। हरिनी अमरसूरिया होंगी श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री। उन्होंने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही वो साल 2000 में सिरिमाओ भंडारनायके के बाद इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला नेता होंगी। नेशनल पीपुल्स पावर की 54 वर्षीय नेता अमरसूरिया को राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने शपथ दिलाई। दिसानायके ने खुद 4 सदस्यों का मंत्रिमंडल नियुक्त किया है। अमरसूरिया को न्याय, शिक्षा, श्रम, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और निवेश मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने की जगह ये जिम्मेदारी संभाली है। अपनी राजनीतिक भूमिका के अलावा हरिनी श्रीलंका की ओपन यूनिवर्सिटी में सामाजिक अध्ययन विभाग से वरिष्ठ व्याख्याता के तौर पर भी जुड़ी रहीं। हरिनी ने बताया कि संसद को जल्द ही भंग कर दिया जाएगा। एनपीपी सांसद विजिता हिरात और लक्ष्मण निपुणाची ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वो संसद भंग होने के बाद कार्यवाहक कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करेंगे। अर्जेंटीना के कॉर्डोवा प्रांत में आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आग की वजह से 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कैपिला डेल मोंटे के निवासियों ने पड़ोसी समुदायों से मदद की गुहार लगाई है। 45वें चैंपियंस ओलंपियाड में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ओपन और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। ऐतिहासिक जीत के बाद भारत वापस लौटने पर चेन्नई में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों का हिस्सा रहे भाई बहन आर प्रज्ञानानंदा और वैशाली रमेश बाबू का चेन्नई हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने कहा कि पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का क्षण है। ये जीत शतरंज को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगी। स्वर्ण पदक जीतने पर ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने कहा, स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। ये एक ऐतिहासिक क्षण की तरह है। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार पुरुष और महिला दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहीं। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायणन ने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने की यात्रा को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। जीत के बाद स्वदेश पहुंचे श्रीनाथ भारतीय पुरुष टीम के कप्तान नारायणन ने कहा, ये एक बहुत ही सहज यात्रा रही है। हम 10 मैच जीते और शुरू से ही बहुत प्रभावशाली जीत हासिल की और ये सब कुछ सहजता से हुआ। शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली वंतिका अग्रवाल ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा, देश में तेजी से बदल रहा है शतरंज के खेल का परिदृश्य। भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके अजिंक्य रहाणे इंग्लैंड से काउंटी क्रिकेट खेलकर स्वदेश लौट आए हैं। सुभाशीष बोस के 2 गोल की मदद से मोहन बागान ने 1 गोल से पिछड़ने के बावजूद इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 3-2 से शिकस्त दी।
आज से मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है। प्रतियोगिता में 23 सदस्यीय भारतीय दल हिस्सा ले रहे हैं। पूर्व विश्व नंबर 1 किदाम्बी श्रीकांत भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल डेविस कप के फाइनल के लिए स्पेन के स्क्वेड में हुए शामिल। पेरिस ओलंपिक के बाद से नडाल टेनिस कोर्ट से रहे हैं दूर। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के उदयपुर का शेड्यूल पूरा हो गया है। फिल्म के मुख्य किरदारों में शामिल मनीष पॉल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। फिल्म 27 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फैब्यूलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स का तीसरा सीजन 18 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगा। शो के निर्माता करण जौहर ने एक आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि की है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 15 में कुमार सानू जज की भूमिका में नजर नहीं आएंगे। रिपोर्टर्स की माने तो अब रैपर बादशाह शो में बतौर जज की भूमिका में नजर आएंगे। मलयालम सिनेमा के मशहूर अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। यौन शोषण के आरोपों के बाद सिद्दीकी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अनुपम खेर और महिमा चौधरी की आगामी फिल्म द सिग्नेचर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म की कहानी बुढ़ापे की दहलीज और उसके कड़वे सच को बयां करती है। जूनियर एनटीआर की 2 फिल्में विदेश में लगातार $20 लाख से अधिक की कमाई करके नया रिकॉर्ड बना रही हैं। इस रिकॉर्ड के साथ ही ऐसा कारनामा करने वाले वो दूसरे भारतीय अभिनेता बन गए हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।